वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दियामिर भाषा डैम मंसूबा 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। मंसूबे की तकमील से आबाशी के लिए पानी की फराहमी समेत 4800 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। 16,000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इलाके में हस्पताल की फिजिबिलिटी बनाने और 13 किलोमीटर टनल की तामीर का ऐलान। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क के कीमती 4 साल ज़ाया कर दिए। 6 से 7,000 मेगावाट इजाफी बिजली की इस्तेदाद के बावजूद तेल और गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। माजी की गलतियों को रोना रोने के बजाय मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। कौम को झूठ नहीं हकाइक बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पन बिजली सस्ती तवानाई का जरिया। दियामिर भाषा डैम की तकमील से मुल्क की किस्मत जाग उठेगी। मंसूबे पर दिन रात काम करने वाले लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी और चीनी वर्कर्स से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी की मुलाकात। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों और उनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सख्त हिदायत। चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करने की कोशिश करने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सहाफ़ी बरादरी के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती, फस्ताई आमिराना रवैयों की शदीद मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और डेप्यूटी स्पीकर पर हमले का मुकदमा दर्ज। FIR पंजाब असेंबली के सिक्योरिटी ऑफिसर की मुद्दत में दर्ज की गई। परवेज इलाही नॉन मेंबर्स को पंजाब असेंबली में दाखिल करते रहे, नून लीग की रहनुमाओं का इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म ने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब। कानून साज असेंबली का इजलास कल 10:30 बजे तलब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी यासीन और तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास बद्दे मुकाबिल। मकबूजा कश्मीर की जेलें तशद्दुद के मराकज़ में तब्दील। मुनासिब ग़िज़ा और इलाज मुआवजे समेत बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शदीद मसम्मत। सियासी नज़रबंदों की फौरी रिहाई का मुतालबा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसादात, 10 अफराद जख्मी। कहीं मुसलमानों के घर नजर आतिश। इलाके में कशीदा सूरत हाल। रूस का यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी फौजियों को हथियार डालने की पेशकश। यूक्रेनी जंगजुओं को हलाक किया गया तो अमन मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो जाएंगे। यूक्रेनी सदर का इत्तेहादियों से मजीद हथियारों की फराहमी का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर का त्यौहार, गिरजा घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। शिमाली बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। कल से जुमेरात तक मुल्क के दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात। ननकाना साहिब इंटरनेशनल कबड्डी लीग, रॉयल किंग अमरीका की टीम ने टाइटल अपने नाम किया। लीग में अमरीका, कनाडा, करतारपुर और ननकाना साहिब की टीमों ने हिस्सा लिया। और मुताले के शौक को परवान चढ़ाने के लिए बड़ा इक़दाम। स्कर्दू में मोबाइल लाइब्रेरी कायम। रक्शे में कायम लाइब्रेरी में मुतफरिक मौज़ूआत पर मयारी किताबें, लोगों की तवज्जो का मरकज़। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं सदफ अली खान। नाजरीन, शामिल करेंगे ब्रेक। लाए क्या?
10 बार फोन करके याद दिलाया है कि धनिया लाना है। खाने में धनिया कौन डालता है? तुम नहीं समझोगे। कभी तुम भी समझ लिया करो। सहर, क्या तुम मेरे खाने में धनिया डालोगी? नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क तेज तरक्की और खुशहाली के लिए तवानाई के बड़े मंसूबों की बरवक्त तकमील नागज़ीर है। ये मंसूबा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। दियामिर भाषा डैम के दौरे के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी की गलतियों का रोना रोने की बजाय मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद असर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तवानाई के लिए बड़े डैम्स और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए फसलों को बड़े पैमाने पर पानी की ज़रूरत है। डैम यकीनन पाकिस्तान की ज़िंदगी को तवानाई बख्शने के लिए बहुत एक अहम मंसूबा है। 125-30 मिलियन एकड़ फीट जो पानी यहाँ से गुज़रता है सालाना, उसमें से हम बमुश्किल 25-30 मिलियन एकड़ फीट बचा पा रहे हैं। इससे बड़ी इस कौम के साथ ज़्यादती क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ कि माजी में जाए बगैर माजी से सबक हासिल करने के साथ इस पानी को अगर हम मुमकिन हद तक हम ज़ाया होने से बचा लें तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी हमारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस अहम मंसूबे का आगाज मुस्लिम लीग नून ने किया। उन्होंने कहा कि डैम की तामीर में चेयरमैन वापडा, मंसूबे पर काम करने वाले अफसरों और अमले की कोशिशें लायक तहसीन हैं। ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PMLN की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस मंसूबे का आगाज़ किया गया और पहली किस्त में जो लैंड एक्वायर करनी थी उसके लिए फ़ंड्स PMLN की हुकूमत ने जारी किए और उसके नतीजे में लैंड एक्वायर की गई। काफ़ी टीडियस इश्यूज़ थे जिनको बड़ी अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया गया और फिर शाहिद अब्बासी साहब ने इस सारे प्रोसेस को पूरी इसकी सपोर्ट की और उसको ताकत पहुंचाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम डैम को 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस शोबे में तमाम बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की शमूलियत की हौसला अफजाई की जाएगी। इस वक्त जो आपकी नॉन हाइडल पावर जो अवेलेबल है, इट इज़ एट स्टैंड स्टिल। आई मीन लार्ज कैपेसिटीज, थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स। इसलिए नहीं कि हमारे पास अपनी कैपेसिटी नहीं, इसलिए कि ना वाफर तेल है ना वाफर गैस है। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है? हक़ाइक़ बतानी है, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं हूँगा जिस दिन खुदा ने मुझसे मेरे मुँह से जो कौम के जो हक़ाइक़ हैं, अच्छे या बुरे, वो मैंने उनको ट्विस्ट करने की कोशिश की और उनको एक गलत रंग देने की कोशिश की। ना मेरे ये ख़मीर में है, ना मैंने ये सीखा, ना ये काम करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छी बातें भी हक़ाइक़ के ज़रिए आएंगी और खुदा न खास्ता कोई मुश्किल बातें, ख़राब बातें भी हक़ाइक़ के साथ आएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दियामिर भाषा डैम रन ऑफ रिवर पर दासू डैम को बिजली की पैदावार के लिए पानी, जबकि ये मंसूबा तरबेला डैम की उम्र में 35 साल इजाफे का बायस बनेगा। उन्होंने डैम पर काम करने वालों और इलाका मकीनों के लिए 200 से 300 बेड के अस्पताल की फौरी फीजिबिलिटी बनाने और 13 किलोमीटर टनल की तामीर का भी ऐलान किया। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन ने ब्रीफिंग में बताया कि मंसूबे की तकमील से आबपाशी के लिए वाफर पानी और बिजली की इजाफी पैदावार हासिल होगी। उन्होंने बताया कि मंसूबे से 16,000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके भी पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दासू डैम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने मंसूबे पर काम की रफ्तार बढ़ाने की हदायत देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत मंसूबे की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, दियामिर भाषा डैम पर काम करने वाले चीनी और पाकिस्तानी वर्कर्स से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबे की आराज़ी के हुसूल के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 100 अरब रुपए जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि डैम की तकमील से सस्ती बिजली के साथ ज़रई पैदावार और सरगर्मियों में नुमाया इजाफा होगा। मोहम्मद मसहर अब्बास की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम के तामीराती काम का जायजा लिया।
انہوں نے ٹنل کے حصوں کا بھی دورہ کیا اور تعمیرات سے متعلقہ سوال کیے۔ انہوں نے محنت اور لگن سے کام کرنے والے انجینئرز کو کہا کہ آپ قوم کے معمار ہیں۔ محنت سے کام کریں، شاباش، قوم کا بہت ہی اہم منصوبہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ دیامر بھاشا ڈیم کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ محمد نواز شریف نے ملک میں زرعی معیشت کی بہتری اور بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا۔ اس سے نہ صرف ملک میں آبپاشی کے لیے پانی دستیاب ہوگا بلکہ 4800 میگا واٹ بجلی بھی حاصل ہوگی۔ اس منصوبے سے پاکستان کی زرعی معیشت اور پاکستان کی اقتصادی حالات اور معیشت اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ جتنی جلدی یہ ڈیم بنے گا اتنی جلدی ہماری جو زمینیں جو ہیں وہ سیراب ہوں گی اور وہ سونا اگلیں گی اور اس کو ہم انشاءاللہ پاکستان خوشحالی اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ جو ہے اس کے لیے بھی فی الفور کام شروع ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی اور وابڈہ حکام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ روزے کی حالت میں منصوبے کی تکمیل کے لیے کام میں مصروف ورکرز ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پن بجلی دنیا میں سستی بجلی کا ذریعہ ہے، اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے چلاس میں نئے اسپتال کے قیام کا اعلان بھی کیا جہاں لوگوں کو مفت علاج میسر ہوگا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل دیامر بھاشا ڈیم کا پس منظر کیا ہے؟ ڈیم انتہائی اہم محل وقوع پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ منصوبے پر 1998 میں کام کا آغاز ہوا جو مختلف وجوہات کے بنا پر مسلسل تاخیر کا شکار رہا۔ مگا منصوبے کی اہمیت کے حوالے سے پی ٹی وی کی یہ خصوصی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل دیامر بھاشا، داسو اور محمد ڈیمز کے منصوبے 2.6 ٹریلین کی لاگت سے مکمل ہو رہے ہیں۔ دیامر بھاشا ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو دیامر بھاشا ڈیم منصوبہ 50 سال پرانا تھا، تاہم منصوبے کا آغاز 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کیا۔ منصوبے کی اہمیت ہونے کے باعث گزشتہ مختلف حکومتوں نے ڈیم کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالا، تاہم مختلف وجوہات کی بنا پر یہ منصوبہ تاخیر کا شکار رہا۔ اس وقت ڈیم کی تعمیر پر اگرچہ کام جاری ہے، تاہم وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتے ہی یہ ضروری سمجھا کہ اس اہم منصوبے پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ انہوں نے منصوبے کو وقت مقررہ سے پہلے پائے تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اسے 2026 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم کا منصوبہ جہاں ایک ماحول دوست منصوبہ ہے، وہاں اس سے 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہو سکے گا۔ ڈیم میں ذخیرہ پانی میں سے 64 لاکھ ایکڑ فٹ استعمال میں لایا جا سکے گا۔ ڈیم کی تعمیر سے ملک کے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، جبکہ ڈیم سے سالانہ 18 ارب 10 کروڑ یونٹ سستی ترین بجلی بھی میسر آئے گی۔ دیامر بھاشا ڈیم لاکھوں ایکڑ رقبے کو سیراب کرنے کے لیے پانی فراہم کرے گا۔ ڈیم سے بجلی پیدا کر کے تیل قیمت میں سالانہ 2.48 ارب ڈالر سے زائد کی بچت ہوگی۔ منصوبے سے سٹیج 1 میں نیشنل گرڈ میں 2160 میگا واٹ بجلی شامل ہوگی۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے تربیلا ڈیم کی لائف 35 سال بڑھ جائے گی اور منصوبے سے 6500 سے زائد افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے مقامی افراد کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی اور سستی اور ماحول دوست ہائیڈل پاور حاصل ہوگی، جبکہ اسٹیل، سیمنٹ سمیت مجموعی تعمیراتی شعبہ ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر جان مینگل اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد خان مگسی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے محمد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ملک میں جمہوری استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کے عزم پر اختر جان مینگل اور خالد خان مگسی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے IG اسلام آباد کو سینئر صحافیوں اور ان کے گھروں کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے IG اسلام آباد احسن یونس سے رابطہ کیا۔
मरियम औरंगजेब ने कहा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाए और निशाने इबरत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आइन ने शहरियों के बुनियादी हुकूक और इजहार राय की जमानत दी है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों से कोई रियायत न की जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सहाफी बिरादरी के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार करते हैं और फिस्ताई आमराना रवैयों की शदीद मज़म्मत करते हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो खुद तमाम सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को ओहदे से हटाया। उमर सरफराज चीमा को रवा माही गवर्नर मुकर्रर किया गया था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं राना मशहूद और अताउल्लाह तारण ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। अदालती फैसले के बावजूद असम्बली को यरगमाल बनाना आइन की खिलाफ वर्जी है। राना मशहूद ने कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को जान से मारने की कोशिश की गई। गैर कानूनी कामों में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो पंजाब असेंबली के अंदर किया गया जमहूरियत के लिए बदतरीन धब्बा है। कल परवेज इलाही साहब का PTI का असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारण ने कहा कि हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन जहां कानून शिकनी होगी वहां कानून अपना रास्ता खुद लेगा। अपनी जाती निगरानी में लोगों को गैलरी से छलांगे लगाने का कहा, वो फुटेजेस मौजूद है, वो कौन लोग थे? खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, वो गुजरात से लाए गए इनके जाती फोर्स के लोग थे। फ्लोर ऑफ द हाउस उनको दाखिल कराया गया कि जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे हमला कर दो। कल सब ने देखा कि किसने वहां पे झगड़ा करवाने की कोशिश की। तो मैं माजरत के साथ आपको कहता हूं कि आपने पंजाब का वकार खाक में मिलाया है और पूरी दुनिया में जग हसाई करवाई है। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने सूबाई असम्बली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। अफसरान को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के दौरान ताउन न करने के बायस हटाया गया। मुअत्तल होने वाले दीगर अफसरान में पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह लक, स्पेशल सेक्रेटरी आमिर हबीब और चीफ सिक्योरिटी अफसर सरदार अकबर नासिर शामिल हैं। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने कहा है कि सिविल सर्वेंट्स रूल्स के मुताबिक असेंबली के ग्रेड 20 और इससे ऊपर के अफसरान की मिजाज अथॉरिटी स्पीकर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी स्पीकर ही कर सकते हैं। पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान के इंतखाब के दौरान हंगामा आराई, तोड़फोड़ और डिप्टी स्पीकर पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR पंजाब असेंबली के सिक्योरिटी ऑफिसर की मदियत में थाना कला गुज्जर सिंह में दर्ज की गई। FIR में दफा 324, 353, 186 और दीगर दफात शामिल हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने जाती उमरा लाहौर में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज जाती उमरा पहुंचे तो मरियम नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इमरान खान से कुछ सवालात उठा दिए हैं। वो कहती हैं कि इमरान खान को कराची में झूठ बोलने और गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी करने की बजाय ये बताना चाहिए था कि आपने 4.25 साल में कराची के लिए क्या किया। मरियम औरंगजेब पूछती हैं कि कराची ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है और पाकिस्तान की मुआशी शहरक है। आपने अपने दौरे इक़्तिदार में शहर कायद के लिए क्या किया? वहाँ के लोगों को पीने का पानी दिया? ऐलान करके कराची पैकेज के पैसे रोक लिए। आपने कराची के साथ ये किया था। कराची तरक्की मांगता है, आपके झूठ नहीं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुल्क का मजीद वक्त ज़ाया ना करें, अब सिर्फ सच चलेगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पहली बार किसी वजीर आज़म को कानूनी और आईनी तौर पर बरतरफ किया गया है। इमरान न्याजी की फॉरेन फंडिंग की चोरी पकड़ी जा चुकी है। इमरान न्याजी के दौर में अवाम ने बदतरीन महंगाई और गुर्बत का सामना किया। रियासत मदीना के नाम पर अवाम से धोखा किया गया। आटा, चीनी, अद्वियात, खाद समेत दीगर में माफियाज ने लूटमार की। इतना बड़ा फ्रॉड आपने किया है, जितनी बड़ी चोरी और डाका आपने पाकिस्तानी कौम की इज्जत पर, खजाने पे डाला है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं डाला है। बगल में करप्शन के छुरे
और मुंह पे सादिक और अमीन के दावे, ये है आपकी हकीकत। और अब पाकिस्तानी कौम जब आपके असल करतूत से आगाह होगी तो यकीनन आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। 22 करोड़ अवाम भी कभी अपने आइन पे जो आपने वार किया था उसे भुला नहीं सकेंगे। आप एक आइन शिकन वजीर आजम के तौर पे लिखे जाएंगे और ये दाग रहती दुनिया तक पाकिस्तानी कौम के हाफजे में और दिलो दिमाग में महफूज रहेगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान कागज ना लहराएं बल्कि साबित करें कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। कराची में इजलास से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुबैना धमकी आमेज खत से मुतालिक कमीशन बनाकर हकाइक सामने लाएं। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल का तसलसल मुल्की मफाद में है। अवामी मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है। तमाम जमातों को आइन पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान आइन शिकनी जैसे संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। वो बताएं कि उन्होंने 3.5 साल में कराची के अवाम के लिए क्या किया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सईद गनी ने कहा कि इमरान खान न्यासी की क़यादत में PTI ने माशरे में बदतहजीबी को उरूज दिया, जिसका मुजाहरा कौमी और पंजाब असम्बली में देखा गया। इमरान न्याजी की इस हट दरम अना परस्त और आइन शक्ल हुकूमत को गिराने में बहुत सारी सियासी जमातों का और लीडर्स का किरदार है। हुकूमत से निकलने के दौरान इमरान खान ने आइन शिकनी की है, ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि कल आपने देखा कि पंजाब असम्बली में भी वही पूरी कहानी दोहराई गई, बल्कि उससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल में पैदा की गई। हंगू के हल्का NA 33 में ज़िमनी इंतखाब में वोटों की गिनती का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। JUI फे PTI और ANP के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। हल्का NA 33 की नशिस्त PTI के रुकन कौमी असम्बली ख्याल जमान और अकज़ई की वफात के बायस खाली हुई थी। सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया है। एलामिया के मुताबिक इजलास पीर की सुबह 10:30 बजे कानून साज असम्बली हॉल मुजफ्फराबाद में होगा। तहरीक इंसाफ ने सरदार तनवीर इलियास को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब में 53 अरकान असम्बली वोट डालेंगे। कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार होंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने भारत और मकबूजा कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। KMS के मुताबिक जुमरदा हबीब, जमील मीर और डॉक्टर मुसब समेत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दूसरे रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में सैकड़ों हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को जेलों में मुसलसल नजरबंद किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ के इदारों से अपील की कि वो मुसर्रत आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह और आसिया अंद्राबी समेत कश्मीरी सियासी कैदियों की फौरी रिहाई के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव डालें। सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन अल मूसवी ने बडगाम में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यौम विलादत के सिलसिले में तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीरी अवाम की सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। हुर्रियत रहनुमा ने आज़ादी पसंद रहनुमा S हमीद वानी को उनके 24वें यौम शहादत पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। भारत के बदनामे ज़माना तहक़ीक़ाती इदारे NIA और रियासती तहक़ीक़ाती इदारे SIA की मुश्तरका टीम ने जेल में नज़रबंद मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी फ़हद शाह के श्रीनगर में दफ्तर और रिहाइशगाह पर छापे मारे। काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट का निशाना बनने वाले फ़हद शाह इस वक्त कुपवाड़ा जेल में नज़रबंद है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरसगीर के मुसलमानों को अंग्रेज़ों और हिंदुओं की गुलामी से निजात दिलाकर एक अलहदा वतन हासिल किया ताकि इस्लाम के ज़रिए उसूलों के मुताबिक जदीद इस्लामी फलाही रियासत कायम की जा सके। कायद आज़म ने अपने मुतअद्दिद बयानात और खिताब में इसका इजहार भी किया। कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद वतन की जिद्दोजहद में जहाँ पूरे बर्रे सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी की रूह फूंकी, वहीं उनके लिए नई मुमलिकत के इस्लामी खद्दोखाल और जदीद इस्लामी फलाही रियासत के रहनुमा उसूल भी वज़ा किए। इन रहनुमा उसूलों को बाबा कौम ने मुख्तलिफ जलसों, बयानात, पैगामात और इज्तिमात में इस तौर वाज़ेह अंदाज में पेश किया जिसमें कोई इबहाम नहीं। 11 जनवरी 1938 को गया रेलवे स्टेशन बिहार पर एक बहुत बड़े मजमा आम से खिताब करते हुए कायद आज़म ने मुस्लिम लीग का झंडा लहराकर फरमाया
یہ جھنڈا در حقیقت اسلام کا جھنڈا ہے، کیونکہ آپ مسلم لیگ کو اسلام سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسلام ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ اس میں قوانین، فلسفہ اور سیاست سب کچھ ہے۔ 6 مارچ 1946 کو بابا قوم نے کہا کہ ہمیں قرآن، حدیث اور اسلامی روایات کی طرف رجوع کرنا ہوگا جن میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ وہ ایسا پاکستان چاہتے تھے جس میں ہندو مسلمان دونوں محفوظ ہوں اور مسلمانوں کو اپنے اجتماعی اور سمجھے کہ ذاتی انفرادی زندگی کو اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی پوری آزادی ہو۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا، جو ان کی 11 اگست کی تقریر میں ہے، کہ پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ 5 ستمبر 1938 کو ہندوستان ٹائمز کو اپنے ایک بیان میں قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کوئی نئی چیز نہیں، یہ تو صدیوں سے موجود ہے۔ فروری 1948 میں قائد اعظم نے ریڈیو پاکستان پر اپنے خطاب میں یہی فرمایا تھا کہ پاکستان کا آئین ابھی پاکستان کی قومی اسمبلی کو بنانا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جمہوری نوعیت کا ہوگا جو اسلام کے اصولوں پر مشتمل ہوگا۔ 1949 میں پاکستان کے آئین کی اساس قرارداد مقاصد کی منظوری سے لے کر 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات کی روشنی میں پاکستان کو جدید اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا عمل جاری ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ رمضان پاکستان کی 15ویں روزے کی ٹرانسمیشن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت باسعادت پر علماء کرام نے سیر حاصل گفتگو کی۔ حسن ناصر صدیق کی رپورٹ کریں گے۔ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ ٹرانسمیشن میں میزبان جویریہ سعود کے اہل خانہ سعود قاسمی، بیٹی جنت اور بیٹے ابراہیم نے خصوصی طور پر شرکت کی اور فارسی زبان میں نعت اردو ترجمے کے ساتھ پڑھی۔ نشریات میں نواسہ رسول حضرت امام حسن کے یوم ولادت کی مناسبت سے علماء کرام نے حضرت امام حسن کے فضائل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی محبت تھی۔ جگر گوشہ بطول ہیں، نواسہ رسول ہیں، ابن رسول ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنے باغ کا پھول قرار دیا۔ 15 رمضان المبارک کو ولادت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن ان کی پہلی غذا بنتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا عقیقہ فرماتے ہیں، خود ان کا نام رکھتے ہیں۔ ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، تو لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں۔ جھولا جھولاؤں، یہ کس کی خواہش ہے سنیے گا، جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں۔ نشریات میں لوگوں کے سماجی مسائل کے حل کے لیے مولانا عمران الحق قلیانوی نے قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف بتائے، جبکہ معروف نعت خواں سبی رحمانی نے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ معروف اداکار خالد انم معصوم بچوں میں گھل مل گئے اور اسلامی تاریخ پر مبنی واقعات اثر انگیز انداز میں بیان کیے۔ شیف عائشہ نے مزیدار مونگ کی دال کے پکوڑے بنائے اور انہیں بنانے کی ترکیب بتائی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ماہ سیام کی ہی مناسبت سے ایک اور خبر شامل کریں گے کوئٹہ سے، جہاں حسن قرأت کی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ قاری حضرات نے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن سے دلوں کو منور کیا۔ کوئٹہ سے ثنا سلیم کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان للرحمن ولد
اوزد علیہ ورتلیل القرآن ترتیلا. سورت مزمل میں ارشاد ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ماہ سیام کی مناسبت سے حسن قرأت کی محفل کا اہتمام کوئٹہ میں خانہ فرہنگ ایران کی طرف سے کیا گیا. قاری حضرات نے قرآن کریم کی مختلف آیات کی بلاد عرب، مصر، امارات، شام، عراق اور ایرانی انداز میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. ماہ سیام کے اس بابرکت مہینے میں ایسی محفلوں کا انعقاد رمضان کے مہینے کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں. ثنا سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ. پاکستان میں شاہ سلمان کے فلاحی امدادی ادارے کی طرف سے رمضان پیکج کے تحت 25,000 مستحق گھرانوں میں اشیاء خوردونوش کی تقسیم آخری مراحل میں ہے. 97 کلو گرام پر مشتمل فوڈ پیک میں 80 کلو فائن آٹا، 5 کلو دال چنا، 5 لیٹر کوکنگ آئل، 2 کلو کھجور اور 5 کلو چینی شامل ہے. راشن تھیلوں کا مجموعی وزن 2425 ٹن ہے. میرا نام محمد عارف ہے، میں اس گاؤں کا رہائشی ہوں. کنگ سلمان کا بہت شکریہ ہے جو ہمارے رمضان راشن بھیجے، شکریہ. وفاقی دارالحکومت میں رمضان المبارک کے دوران عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے لیے سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں. انیس آوان کی رپورٹ دیکھیے. رمضان المبارک کے دوران اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. وفاقی دارالحکومت میں عوام کو مہنگائی سے ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستے رمضان بازاروں کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ صارفین کو آٹا، چینی، پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء خوردونوش عام بازار سے سستے داموں میں دستیاب ہو سکیں. چیزیں تو سب بھی مل جاتی ہیں، فروٹ بھی ہے، مطلب کہ سبزی بھی ہر قسم کی آپ کو مل جاتی ہے. بھنڈی پچھلی بار 200 روپے کلو تھی، آج بار 100 روپے کلو ہے. اسی طرح کریلے پچھلی بار 130 تھے، آج 70 ہے. کافی ریٹ ڈاؤن ہو گئے اس بار. میں فروٹ بھی لے رہا ہوں، تھوڑا بہت سبزی بھی لے رہا ہوں. عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تو اسی میں کامیابی ہے. سبزی بھی مناسب ریٹ پہ مل رہی ہے اور فروٹ بھی پہلے سے بہت بہتر ہے. رمضان بازاروں میں عوام کو معیاری اور مناسب اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں. تمام سٹالز اور دکانوں پر نرخ نامے لگائے گئے ہیں تاکہ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے. پھل بھی سستے ہیں، کھجور بھی سستے ہیں، ہر چیز سستی ہے. لوگوں کا رش بتاتا ہے کہ یہاں چیزیں بہتر ملتی ہیں. یہاں چائس بہت زیادہ ہے. ہم توقف کر رہے ہیں میاں صاحب سے کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ٹھیک کر کے دے گا. حکومتی اقدامات کے ساتھ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت ماہ میں گراں فروشی سے پرہیز کریں اور ماہ سیام میں عوام کو زیادہ سے زیادہ آسانی فراہم کرنے کی کوشش کریں. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، دینی اعتبار سے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تاہم طبی حوالے سے بھی روزے کے فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا. روزے کے انسانی زندگی پر مثبت اثرات اور طبی فوائد کے بارے میں دیکھتے ہیں ملتان سے شراز دورانی کی رپورٹ. روزہ نہایت مفید عمل ہے جو روح و دماغ کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ تزکیہ بدن کے لیے بہترین اور مؤثر ترین علاج بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھا جانے والا روزہ شوگر، بلڈ پریشر اور انسانی وزن کے کنٹرول میں معاون ثابت ہوتا ہے، جبکہ دماغی افعال کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے. ان دنوں میں آپ کا جو وزن 4-5 کلو کم ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور انہی دنوں میں آپ کی جسم میں مختلف الیکٹرولائٹس کے لیول بہتر ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک ایسا نظام ڈیولپ ہو جاتا ہے جو آپ کو آئندہ آنے والے پورا سال بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کھجوروں کا استعمال جسمانی توانائی اور طاقت کا باعث ہے. اس مبارک عمل سے انسانی جسم کو کیمیائی مرکبات، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامنز اور فائبر کی مناسب فراہمی کا عمل ممکن ہوتا ہے جو نظام انہضام کی بہتری کے لیے نہایت ضروری ہیں. روزہ رکھنے کی وجہ سے دماغی خلیے کثیر تعداد میں بنتے ہیں جس کی وجہ سے دماغ زیادہ مستعد طریقے سے کام کرتا ہے. خون میں موجود کولیسٹرول کی مقدار کو معتدل رکھنے، دل کا دورہ، سٹروک اور فالج کا خطرہ کم ہونے میں بھی مدد ملتی ہے. شراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. ناظرین، ماہ رمضان میں افطاری کے دسترخوان پر پکوڑے، سموسوں کے بغیر افطاری ادھوری لگتی ہے، تاہم یہ تلی ہوئے اشیاء صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. اس لیے سحر و افطار میں صحت بخش خوراک کا استعمال کیا جائے. رپورٹ کریں گے رضوان عارف. رمضان المبارک کا بابرکت ماہ گرمیوں کے موسم میں آیا ہے، اس لیے روزے داروں کو رمضان میں سحر و افطاری میں موسم کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان کی صحت متاثر نہ ہو. افطار ٹو سحر جو ہے آپ اپنے پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں
اور مرغن غذائیں نہ کھائیں، جیسے تلی ہوئی چیزیں ہیں، ہم پکوڑے، سموسے، ان چیزوں پہ بہت زیادہ زور رکھتے ہیں. تو اپنی روٹین میں آپ اپنی روٹی کھائیں، جو بھی خوراک کھانا چاہتے ہیں وہ نارمل غذا کھائیں. رمضان میں افطار میں سموسے اور پکوڑے کھانا کولیسٹرول میں اضافے اور صحت کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے رمضان میں ان کے زیادہ استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے. رمضان میں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، سحر اور افطار میں اوور ایٹنگ سے ایوائڈ کریں، فزی ڈرنک اور آئلی فوڈ سے ایوائڈ کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا بھی فوڈ ہو وہ نیچرل اور ہوم میڈ ہو. طبی ماہرین کے مطابق کھجور کے ساتھ پھلوں سے افطار کرنا صحت کے لیے مفید ہے. روزے داروں کو زیادہ سے زیادہ متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے. افطار میں ایسے پھل اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے جن میں وٹامنز کی وافر مقدار موجود ہو جو ان کی قوت مدافعت کو بڑھا سکے. سحری اور افطاری میں متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ نظام ہضم متاثر نہ ہو اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بیماریوں سے محفوظ رہتے ہوئے عبادات کی ادائیگی کا سلسلہ بھی جاری رہے. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، کراچی کے مختلف شاہراہوں پر روزے داروں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. فلاحی دارالبخیر حضرات کی جانب سے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے. عائشہ آفرین کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اس سال بھی کراچی کے شہریوں کی جانب سے مختلف سڑکوں، بس اسٹاپس، چوراہوں اور دیگر عوامی مقامات پر اپنی مدد آپ کے تحت سحری اور افطاری کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مستحق افراد اور مسافروں کو روزہ افطار کرایا جاتا ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے یہاں پر، پہلے رمضان سے لے کے آخر چاند رات تک یہ چلتا ہے سلسلہ، اور یہاں پر ہم بٹھا کے بھی کھلاتے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کو پارسل بھی دیتے ہیں، اور خواتین کا بھی یہاں پر نظام. تیاری بھی اچھی دے رہے ہیں یہاں پہ، اور یہاں کا سسٹم بھی اچھا ہے. گاڑی والوں کو بھی روکتے ہیں، آ جاؤ بھائی روزہ افطاری کر لو. یہاں اور کھانے آئے ہیں، غریب لوگ ہیں ادھر کراچی میں، یہ افطار کا فائدہ بہت ہوتا ہے، گھر کے لیے بھی دیتے ہیں، لے جاتے ہیں ہم لوگ. روزہ دار کو روزہ بدوانا جو ہے نا بہت ثواب ملتا ہے. خدمت کر رہے ہیں روزہ داروں کی. سب راہگیروں کے لیے، مسافروں کے لیے کیا ہے، اللہ ان کو ان کی نیک ہدایت دے گا بھائی، ان کو بہت دے گا اللہ تعالیٰ. جو مسافر گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے تو راستے میں افطار کرتا ہے. ایک اندازے کے مطابق کراچی میں 2000 سے زائد مقامات پر لاکھوں افراد کے لیے سحری اور افطاری کا منظم انداز میں بندوبست کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی. عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ناظرین، رحمتوں اور برکتوں کے مہینے رمضان المبارک میں سماجی تنظیموں اور مخیر حضرات کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں سجے افطار و دسترخوان پر رپورٹ کر رہے ہیں سمیع اللہ. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف مقامات پر مخیر حضرات اور فلاحی اداروں کی جانب سے روزہ داروں کے لیے افطار دسترخوانوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ان افطار دسترخوانوں پر رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر افطار اور کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا ہوتا ہے، یہ سموسے اور فروٹ ہے، کھجوریں ہیں، بڑی زبردست افطاری کرواتے ہیں. ان کی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ باپ بڑے بااخلاق طریقے سے پیش آتے ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی افطاری بھی کراتے ہیں، سحری بھی کراتے ہیں. اللہ نے رزق میں برکت پائے. افطاری کا انتظام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہم پچھلے 6 سال سے کر رہے ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے ڈیفرنٹ لوکیشنز ہوتی ہیں، جیسا کہ یہاں پیمز ہاسپٹل میں اس وقت ہمارے 400 سے 500 لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم پارسل بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جو لیبرز وغیرہ کے لیے. یہ ٹوٹلی ڈونیشن بیسڈ ہے. یہ ہمیں یہاں پہ یہ لوگ ڈھونڈ کے آئے کہ آپ یہاں پہ ہمیں ملے ہیں، آپ لوگ کدھر چلے گئے. بہت اچھے طریقے سے ہمیں بڑی رسپیکٹ سے ہم لوگ ان کو بٹھاتے ہیں. افطار دسترخوانوں پر افطاری کے ساتھ نماز مغرب کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی اسے بھی اتنا اجر و ثواب حاصل ہوگا جتنا کہ روزہ دار کو، جبکہ روزہ دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، رخ کریں گے ننکانہ صاحب کا، جہاں سکھ برادری کی طرف سے مسلمان روزہ داروں کی افطاری کرائی گئی. افطار ڈنر کا مقصد مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا. تفصیل جاوید احمد معاویہ کی رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کی طرف سے گردوارہ جنم استان میں مسلمان روزہ داروں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں گردوارہ کے ملازمین اور شہریوں نے شرکت کی. پاکستان ایک واحد پاک دھرتی ہے جہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں
और एक दूसरे के त्योहारों में बराबर के शरीक होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सिख कम्युनिटी ने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तारी का अहतमाम किया गया, जिससे हम सिख कम्युनिटी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिख बिरादरी की तरफ से इफ्तार डिनर का मकसद मुसलमानों की खुशियों में शरीक होने के साथ साथ मुल्क में बैनुल मुजाब अवांगी को फरोग देना भी था। जो रोज़ा इफ्तार हुआ है ये एक दोस्ती और प्यार और मोहब्बत का मिसाल है। बहुत खुशी हुई है और हम दुआ गो है कि सभी हमारे भाई खुश रहें। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पर तमाम अकलीतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। मुसलमान और तमाम अकलीतें एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में शिरकत करते हैं। इस मौके पर मुल्क की तामीर और तरक्की और अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सिख बिरादरी की तरफ से मुसलमानों के लिए इफ्तारी पाकिस्तान में बैनुल मुजाब अवांगी की बेहतरीन मिसाल है। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज़, ननकाना साहिब। मसीही अकायद में ईस्टर बहुत अहम त्यौहार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईस्टर के त्यौहार पर पाकिस्तान और दुनिया भर की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत मसीहियों और मुसलमानों के दरमियान बड़ी मुश्तरक कदर है। मसीही बिरादरी ये त्यौहार कैसे मनाती है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मसीही बरादरी ये मजहबी त्यौहार 2000 साल कबल यरूशलेम में पेश आए वाक़ये की याद में मनाती है। ये त्यौहार 21 मार्च और 25 अप्रैल के दरमियान होने वाले मुकम्मल चांद के पहले इतवार को मनाया जाता है। ईस्टर के मौका पर गिरजा घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। इबादत के अलावा ईस्टर मौसीकी, फूलों, मोमबत्तियों और चर्च की घंटियां बजाकर भी मनाया जाता है। ईस्टर के दिन मसीही बरादरी एक दूसरे को तोहफे में अंडे देती है। इन अंडों को मुख्तलिफ रंगों से सजाया जाता है। ईस्टर पर चॉकलेट और चीनी के अंडे भी बनाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में अंडों को सिक्कों से तोड़ने का खेल खेला जाता है। दरख्तों को रंग बिरंगे अंडों से सजाया जाता है। फलस्तीन में ईस्टर के मौका पर एक खास बिस्किट बनाया जाता है जिसे मामूल कहते हैं। इस बिस्किट को तोहफे के तौर पर मेहमानों को भी दिया जाता है। दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। वेटिकन में भी दुआया तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौका पर पोप फ्रांसिस ने पुरतशद्दिद जंग से मुतासरीन को हौसला देते हुए कहा कि दुनिया के अंधेरों में रोशनी की किरण देखें। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक पे सख्त मौसम के दौरान ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक के अहलकारों का रोज़े की हालत में दिन कैसे गुजरता है, दौरान ड्यूटी अहलकारों को दरपेश मुश्किलात का अहाता कर रहे हैं हैदर अली शाह अपनी इस रिपोर्ट में। चलचलाती धूप और ट्रैफिक के शोर में रोजे के साथ फराइज अदा करते ये हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार, जो किसी भी हाल में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए कोशा हैं। तपती धूप में ट्रैफिक का तवाजुन इनकी पहली तरजीह है। रोजा भी हम रखते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि किसी बंदे को, रोजेदार या को आवाम को तकलीफ ना हो। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूलों की छुट्टी होती है, हमारी कोशिश यही होती है कि कोई गाड़ी रुके नहीं, रास्ता उसको हर गाड़ी को मिले। कई वाक़यात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं या बड़ी कोई गाड़ी खराब हो जाती है और रास्ते के बीच में खड़ी हो जाती है, इस वजह से भी परेशानी होती है। मुख्तलिफ शाहराहों पर तैनात ट्रैफिक एहलकारों का इफ्तार भी बाज़-औक़ात सड़कों पर ही होता है। इफ्तार के वक्त रश बढ़ने से इफ्तारी भी देर से करना पड़ती है। इन सब के बावजूद ट्रैफिक एहलकार अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इफ्तार करने को दिल करता है, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए हम कहते हैं कि ट्रैफिक रवां दवां रहे। गर्मी भी होती है, इस गर्मी में आवाम की सहूलत के लिए हम खड़े हैं यहाँ। आवाम का लोड बहुत ज़्यादा है, ईद की वजह से ईद की खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं शहर में, लेकिन उसकी बेहतर सहूलत के लिए हम हमारे से हो सकता है वो कर रहे हैं हम। ट्रैफिक एहलकारों का कहना है कि मौसम की सख्तियां झेल कर अपने शहरियों की सहूलत के लिए काम करने पर फख्र है। दुख तब होता है जब शहरी हमारी बात सुनने की बजाय ट्रैफिक को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं। हैदर अली शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। ईद के मौके पर नया लिबास पहनना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन लोगों की इस ख्वाहिश को उस वक्त ठेस पहुंचती है जब दर्जी बुकिंग लेना बंद कर देता है या लंबी तारीख दे देता है। ऐसे में कपड़े सिलवाने वाले खुसूसन खवातीन की परेशानी बढ़ जाती है। दर्जियों और ग्राहकों की नोक झोंक के बारे में बता रही हैं सुमेरा राजा।
रमजान المبارक के पहले अशरे से ही ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन खवातीन की ईद की तैयारी कोई आसान काम नहीं होता। सबसे पहले कपड़े लिए जाते हैं, क्योंकि अगर कर दी थोड़ी सी देर तो दर्जी ने सीधा सीधा जवाब दे देना है। जिनके कपड़े सिल जाते हैं वो तो सुख का सांस लेती हैं, बाकी खवातीन कपड़े मिलने तक बेचैन ही नजर आती हैं। हम लोग शॉपिंग पे आए हुए हैं, मगर कुछ टेलर्स हैं जो कपड़े ले रहे हैं, कुछ हैं नहीं ले रहे। चॉइस बहुत मुश्किल से होती है कपड़ों की। इसके अलावा टेलर्स जो हैं वो कहते हैं बुकिंग हमारी बंद हो चुकी है और इस वजह से कपड़े लेने वो मुश्किल में है। अब देखें वो लेते हैं कि नहीं लेते। कटाई, कढ़ाई और सिलाई का काम जारी है। कहीं दर्जियों ने दुकान के बाहर बुकिंग बंद का नोटिस लगा दिया तो वहीं दूसरी जानिब दर्जी अपनी मर्जी से पैसे भी वसूल कर रहे हैं। हमारा ये कि ईद के दिनों में आपको पता है काम का रश होता है, दूसरा अशरा चल रहा है, लेकिन ये कि काम की बुकिंग तो काफी दिनों से बंद है। ईद के मलबूसात की तैयारियों के लिए खवातीन का टेलर्स की दुकानों में रश लग चुका है। अगर आपने अभी तक ईद के कपड़े नहीं बनवाए तो जल्द से जल्द अपने दर्जी से ऑर्डर बुक करवाएं। ऐसा ना हो ईद पर पुराने कपड़े पहनने पड़ जाएं। सुमेरा राजा, PTV न्यूज, रावलपिंडी। हुकूमत ने स्कर्दू में एक मोबाइल लाइब्रेरी कायम की है और ये लाइब्रेरी इन इलाकों के लोगों को मुताले की सहूलत बहम पहुंचाने की कोशिश है जहां लाइब्रेरी की सहूलत मौजूद नहीं। कासिम नसीम की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। स्कर्दू ज़िली इंतज़ामिया ने लोगों में मुताले के शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए एक मुनफरिद कदम उठाते हुए शहर में मोबाइल लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया है। चिंची रक्शे में कायम इस लाइब्रेरी में मुतफर्रिक मौज़ूआत पर किताबें रखी गई हैं। ये मोबाइल लाइब्रेरी मुख्तलिफ दिनों में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाई जाती है ताकि लोगों को उनके घरों के दहलीज पर कुतुब बीनी की सहूलत बहम पहुँचाई जा सके। इंतजामी हुक्काम के मुताबिक इस मोबाइल लाइब्रेरी के क़याम के बुनियादी मकासद में दूर अफ्तादा इलाकों जहाँ लाइब्रेरीज मौजूद नहीं वहाँ के लोगों को लाइब्रेरी की सहूलत बहम पहुँचाना और खित्ते की उन खवातीन तक मुताले के लिए किताबें पहुँचाना है जो घरों से निकल कर लाइब्रेरीज तक नहीं आ सकती हैं। साथ ही इस मोबाइल लाइब्रेरी के जरिए किताब की अहमियत और मुताले की अफादियत को उजागर करना है। जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हम लोगों को उनके डोर स्टेप तक बुक्स प्रोवाइड करें और साथ साथ जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, उसको उनको किताब की तरफ, स्टडीज़ की तरफ और स्पेशली बुक रीडिंग की तरफ रागिब करें। दूसरी जानिब शहरी इंतजामिया की जानिब से स्कर्दो शहर में इस मोबाइल लाइब्रेरी के क़याम के फैसले को बहुत ज़्यादा सराहते हुए नजर आते हैं। बहैसियत एक शहरी स्कर्दो के हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमने इसकी तारीफ़ की है और अपने हिस्से की कुछ किताबें भी हमने डोनेट कर दी हैं। कुतुबीनी और मुताले के रुझान को परवान चढ़ाकर मुआशरे में ख्वानदगी को फ़रोग़ देते हुए जहालत का खात्मा कर सकते हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। जामियात की आलमी रैंकिंग का तयन करने वाले सबसे मोतबर इदारे QS ने साल 2022 की नई दर्जाबंदी जारी कर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी को दुनिया की 62% बेहतरीन जामियात में शुमार कर लिया गया है। लाहौर से नजीबुल्लाह तुराबी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी की नई QS रैंकिंग में शानदार कामयाबी। मुख्तसर अरसे में जामिया पंजाब के दर्जाबंदी में 16% तरक्की हुई है, जबकि गुज़श्ता 2 सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी की एशियन रैंकिंग में 39 दर्जे बेहतरी आई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो इंटरनेशनल रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया वो 2018 में किया। तो हमने क्या किया, 2018 में पंजाब यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल रेस में लेके गए। उसमें हम 15 सब्जेक्ट्स की हमारी रैंकिंग हुई है और उसमें 7 सब्जेक्ट्स वो जो पुराने थे उन्होंने इम्प्रूव किया है, 50 पॉइंट्स तक इम्प्रूव किया। QS के बैनुल अक़वामी दर्जाबंदी में मज़ामीन के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 नए मज़ामीन शामिल किए गए हैं, जिनमें इलोहियात और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग शामिल है। तहक़ीक़ में जिद्दत के बास पंजाब यूनिवर्सिटी के आलमी दर्जाबंदी में हर साल बेहतरी आ रही है। हमारे जो नए सब्जेक्ट्स ऐड अप हुए, जिसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें रिलीजियस स्टडीज़ है और इन दोनों को टॉप 100 में इंक्लूड किया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुल्क की जामियात की तारीख में पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी के 15 मज़ामीन आलमी दर्जाबंदी में शुमार की गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी यकीनन यहाँ के असातिज़ा और इंतज़ामिया की काविशों का नतीजा है। आलमी सतह पर पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में बेहतरी इसके तालीमी निज़ाम के मायार का सबूत है। नजीबुल्लाह, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे भारत से, जहां भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान झड़पों में पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। शहर के इलाके जहांगीरपुरी में हिंदुओं के मजहबी जुलूस के दौरान झड़पें और पथराव शुरू हुआ। एक वीडियो में सड़क के मुख्तलिफ अतराफ से लोग एक दूसरे पर पथराव करते देखे जा सकते हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जुलूस के दौरान हंगामे में पथराव की भी इतलात मिली है। वाक़े के बाद पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है।
रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया है। रूसी वजीर दिफा के तर्जुमान एगोर कोनशनकोव कहते हैं कि जंग में अब तक 23,367 अफराद हलाक हो चुके हैं। मारियोपोल से यूक्रेनी फौजियों और उजरती जंगजुओं से पाक कर दिया गया है। दूसरी जानिब रूसी फौज ने मारियोपोल में मौजूद यूक्रेनी फौजियों को हथियार डालने की पेशकश की है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यह ऑफर उन यूक्रेनी फौजियों के लिए है जो गुज़श्ता 1.5 माह से मारियोपोल की अहम बंदरगाह का दिफा कर रहे हैं। रूस के लिए मारियोपोल पर कब्जा करना एक अहम स्ट्रेटेजिक हदफ है। वो मारियोपोल पर कब्जा करके क्रीमिया तक ज़मीनी राहदारी हासिल करना चाहता है, जिसे रूस ने 2014 में ज़म किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर मारियोपोल में यूक्रेन के जंगजुओं को हलाक किया गया तो वो अमन मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वो यूक्रेन की फ़ौज को मज़ीद हथियार फराहम करें। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के मेयर ने शहरियों को खबरदार किया है कि शहर में मज़ीद रूसी मिसाइल हमलावर हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मगरबी इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम वस्ती शिमाली बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। इस दौरान वस्ती जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में आंधी गरज आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद 46, परीदन, जैकबाबाद और सकरन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के अहम शहरों के रिकॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 36, लाहौर 38, कराची 37, पेशावर 39, कोयटा 30, गिलगित 31, मुजफ्फराबाद 36, मरी 7, दीर 32, चित्राल 31, रावलाकोट 27, मालम जब्बा 19, फैसलाबाद 39, मुल्तान 40, सरगोधा 40, श्रीनगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।